जय हिंद। आज हम करने वाले हैं जो आपकी सीएपीएफ में जो आपकी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, असम राइफल, ठीक है, इन सभी में जो आपकी वैकेंसी निकली हुई है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, जिसको आप एचसीएम की वैकेंसी बोलते हो, उसके लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट फर्स्ट हम करने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट है, ये आपके प्रीवियस ईयर पेपर पर आधारित है। जिस लेवल के, जिस तरीके के क्वेश्चंस आपके हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में पूछे जाते हैं, वैसे क्वेश्चंस हम यहां पर करने वाले हैं। देखिए, जिन स्टूडेंट को मैथ से डर लगता है, जो ये सोचते हैं पता नहीं इस एग्जाम में किस लेवल का मैथ आएगा, कैसे क्वेश्चंस इस एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आज का वीडियो देखने के बाद आपका जो भी प्रॉब्लम है या जो भी आपको लगता है सब कुछ दूर हो जाएगा। और देखिए, मैथ से डरने की आवश्यकता नहीं है अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, और इसके बाद बहुत सारी चीजें के ऊपर हम बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। खुद भी करने की कोशिश करना, इससे आपको पता चलेगा कि हाँ, आपको कितना मैथ आता है और क्या आप सीख के इस पेपर में अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए देखिए, इससे बेहतरीन जॉब आपको नहीं मिलेगी। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, अगर आप कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल लेवल की तैयारी करते हो तो उसमें ये जो है सबसे बेस्ट है। और इसमें जो सबसे ज्यादा वैकेंसी है ना, वो भी सीआईएसएफ में है, और उसमें सबसे ज्यादा और सबसे बेस्ट पोस्ट है। चलो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सभी के सामने है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। मैथ को सोल्व करने का एक ही तरीका होता है, क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है। सबसे पहले कि एक खिलौने का वास्तविक मूल्य $25 है, लेकिन यह 30% छूट के साथ सेल में बेचा जाता है, तो खिलौना का विक्रय मूल्य कितना होगा। देखिए, खिलौना आप सभी जानते हो ना, और वहां पर सेल लगी हुई है, लेकिन उसका मूल्य है $25। अब डॉलर छोड़ो, आप मान लो कि 25 रुपए है, 25 रुपए है, और उस पर 30% की वो छूट दे रहे हैं। तो आपसे ये पूछा गया है कि वो खिलौना है कितने रुपए में बेचा गया। क्रय मूल्य का मतलब होता है जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा जाता है, उसको क्रय मूल्य बोला जाता है। विक्रय मूल्य का मतलब होता है जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता है, उसको विक्रय मूल्य बोला जाता है। तो अंकित मूल्य या वास्तविक मूल्य को क्या बोला जाएगा। वास्तविक मूल्य जो आपका क्रय मूल्य है वो कितना है, $25 है, 25 रुपए है। इस पर क्या कर रहा है, 30% की छूट दे रहा है। तो 30% की छूट दे रहा है, हम देख लेंगे कि कितने रुपए की वो छूट दे रहा है, तो हमें पता चल जाएगा। छूट निकाल लेते हैं। 25 से काटा 4 पे, 2 से काटा 15 पे, यानी 7.5 रुपए की छूट दे रहा है। कितने रुपए की छूट दे रहा है, 7.5। ये कहां से आया, 15/2 है, और 15/2 को करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7.5 रुपए की वो छूट दे रहा है। मूल्य कितना है, 25 रुपए। 25 रुपए मूल्य है, इसमें 7.5 की वो छूट दे रहा है, तो कितने रुपए में बेच रहा है, 17.5 रुपए में वो बेच रहा है। और डॉलर है तो डॉलर हम लिख देंगे, तो कितना आंसर हो जाएगा, 17.5 आपका यहां पे आंसर हो जाए। ये तो है बिल्कुल बेसिक तरीका, लेकिन इसके इस 2 स्टेप को आप एक स्टेप में भी कर सकते हो। कैसे, क्योंकि आपको बताया गया कि वास्तविक मूल्य कितना है, $25 है, लेकिन उसमें 30% की छूट दे रहा है। आप सभी जानते हो कि कोई भी वस्तु है वो 100% की होती है, उसमें से 30% की अगर छूट दे रहा है तो वो उसको 70% में बेच रहा है। तो इसका हम डायरेक्ट 70% निकाल देंगे तो हमारा डायरेक्ट आ जाएगा कि वो कितने में बेच रहा है। तो 25 का 70% निकालेंगे तो 70/100 कर देंगे। 25 से काटा 25 चौके 100, 2 दूनी 4, 35 पे कितना आ गया आपका, 35/2, और 35/2 का मतलब कितना है, 17.5 है। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये 2 तरीके हैं, इन दोनों तरीके में से किसी से भी आप कर सकते हो। ये थोड़ा छोटा रहेगा, उसमें आपको थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ेगा, माइनस और करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें पहले छूट निकलेगी, फिर वास्तविक मूल्य में छूट को आपको माइनस करना पड़ेगा, तब आपका विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस निकल के आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ गया। अगर समझ में आता है तभी हम अगले पे चलेंगे। ठीक है, हर किसी स्टूडेंट को समझ में आना चाहिए, तभी वो मैथ अच्छे से सीख पाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, सुरेश एक कार को 36% की हानि पर बेचता है।
क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है ये अपने को बताना है। देखो सबसे पहले क्या बोला, सुरेश एक कार को 36% की हानि पर बेचता है। यानी कि अगर उसने उस कार को 100 रुपए में लिया था तो 36% की हानि का मतलब वो होता है 100 में से कम में बेच रहा है। तो इसका मतलब वो कितने में बेच रहा है, 64 में बेच रहा है। कैसे आया कि भाई 100 की थी, उसमें से अगर हम 36 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, अपना 64 बच जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा, ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। अब हमसे क्या पूछा है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात। तो इन दोनों का अनुपात है वो निकाल देंगे। 4 से काटेंगे 25 पे और 4 से काटेंगे 16 पे, तो 25:16 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। बताओ समझ में आया। अभी मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था कि कमी हो रही है या हानि हो रही है तो 100 में से माइनस करके लिख देंगे। स्टार्टिंग में प्राइस 100 था, 36 की हानि हुई तो कितने में बेचा, 64 में बेचा। अब बस इन दोनों का अनुपात निकालना था जो आराम से आ गया, कितना, 25:16। और किसी भी क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके जरूर बताना। जो अगला प्रैक्टिस सेट होगा उसमें हम उस क्वेश्चंस को आपको दोबारा समझा देंगे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो अपना। ये वाला क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आता और इसको सोल्व करने में उनको काफी प्रॉब्लम होती है। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, यहां पर MNC की जगह पे ABC दे देगा, XYZ दे देगा, UVW दे देगा, कुछ भी दे सकता है। जैसे यहां पर MNC दिखा तो कुछ भी लिख के दे सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमसे क्या पूछा है, MNC का अनुपात कितना होगा, ये अपने को बताना है कि उनके अनुपात का मान कितना होगा। देखो बड़े सिंपल तरीके से और बड़े प्यारे तरीके से बताऊंगा, ज्यादा मेहनत नहीं करनी। सबसे पहले लिख लो किसका अनुपात पूछा है, M का, फिर N का और फिर C का। अनुपात सोल्व करते समय एक बात हमेशा ध्यान रखना, M के अनुपात के नीचे M का ही लिखना है, N के नीचे N का ही लिखना है। इनको कभी कभी आगे पीछे करके भी दे दिया जाता है, तो आपको उसको ध्यान से देखना है कि एग्जामिनर क्या हमसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में अगर हमें M का अनुपात निकालना है तो पहले वाले के साथ M का अनुपात है ना, तो इसको तो ढक लेंगे, यानी कि इसको हमें नहीं देखना। बाकी जो बचा हुआ है उन दोनों को गुना कर दो, 5 और 20, तो 5 और 20 को गुना करेंगे 100, तो M का कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। N और C से मतलब नहीं है, जो संख्याएं लिखी हुई हैं उन दोनों से गुना करना है, ठीक है। तो ये 100 आ गया। उसके बाद हमें N का निकालना है, तो N वाले को हम ढक लेंगे, बाकी जो बचे हुए हैं उन दोनों को गुना कर लो। इधर से 4 और इधर से 20, 4 और 20 है तो कितना आ जाएगा, 20 चौके 80। उसके बाद C का निकालना है तो इसको कवर कर लेंगे, यहां पर जो बचा हुआ गुना कर देंगे, 5 चौके 20। बस काट दो और काटते ही अनुपात आ जाएगा। 20 से कट रहा है, 20 पंजे 100, 20 चौके 80 और 20 से कम 20, तो 5:4:1 क्या हो जाएगा, आपका यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 1 में ही दिया हुआ है। समझ में आ गया। जिसका हमें पूछा है उसको कर लेंगे कवर, बाकी जो बचे हुए हैं उन अंकों को गुना कर देंगे तो हमारा उसका अनुपात निकल के आ जाएगा। बताओ, बड़ा ही सिंपल तरीका है, बड़ा ही आसान है। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और इतने प्यार से हम उनको सोल्व करेंगे, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 640 रुपए है। यदि उस वस्तु पर 37.5% की छूट दी जाती है तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा, ये अपने को बताना है। देखो आपको यहां पर दिख रहा होगा कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के ज्यादा क्वेश्चन है। बिल्कुल, प्रतिशत और लाभ हानि और आपका जो अनुपात है, इन 3 चैप्टर से आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इन 3 चैप्टर को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, और अगर आप इन 3 चैप्टर को अच्छे से पढ़ोगे बाकी और भी चैप्टर आपके लिए आसान हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि बाकियों से नहीं आते, बाकियों से भी आते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इन्हीं 3 टॉपिक से आते हैं। देखो आगे, अब इसमें क्या बोला गया, अंकित मूल्य कितना दिया गया, अपने को 640 रुपए दिया गया है।
और बोला गया कि उस पर छूट कितने की मिलती है, 37.5 की, तो वस्तु का विक्रय मूल्य है। अरे 100% की कोई चीज है, उसमें 37.5 की छूट दे रहा है, इसका मतलब कितने में बेच रहा है भाई? इधर से 5 आ गया, इधर से 9 में से 7 गया, 2 आ गया, 9 में से यहां से 9 में से 3 गया तो कितना आ जाएगा? 6, यानी 62.5% में बेच रहा है। तो 640 का 62.5% क्या करना है? अपने को निकालना है। यहां से दशमलव हटाएंगे तो गुना में नीचे 10 कर देंगे। जब एक दशमलव हटता है तो एक ही क्या बन जाता है भाई? नीचे 0 लगा दिया जाता है, तो 10 क्या हो गया हमारा? यहां से हो जाएगा। ओके, ठीक है। अब देखो, चलिए करते हैं, काटते हैं। किससे कट रहा है? 0 से 0 कट गया। 25 से काटा, 25 चौके 100, 25 से काटा, 25 गुना 25 625। 4 से काटा, 16 चौके 64, कितना आ गया? 16 गुना 25। 16 गुना 25 करेंगे, आपका आंसर है वो निकल के आ जाएगा। देखो, इसमें अगर सभी में एक में 0 होता तो लास्ट में हम कर देते, लेकिन हमें गुना ही करना पड़ेगा। अगर हम इसको 10 से गुना करें तो कितना हो गया? 250 हो गया। और 25 को 6 से करें तो 150। 250 और 150 कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका आंसर कितना हो गया? 400 हो गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, या आप ऐसे गुना करते हो ना, 25 गुना 16, आप ऐसे भी कर सकते हो। 25 75, 25 के कितना हो गया? 150 हो गया। और इधर से कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। तो 0 0 और 3 और 1 4, 400। ऐसे जैसे भी आपका दिल करे आप कर सकते हो। लेकिन ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना? बस कि 640 दिया हुआ था, उसमें इतने की छूट थी, तो अब छूट नहीं निकालेंगे। मैंने समझाया था ना पहले क्वेश्चन, अब छूट नहीं निकालेंगे, क्योंकि छूट निकालना है फिर उसमें से माइनस करना पड़ेगा। डायरेक्ट हम वो निकाल लेंगे जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा जा रहा है। ठीक है, ओके। ये देखिए क्या है कि प्रथम 31 विषम संख्याओं का औसत कितना है। कभी आपसे एग्जाम में विषम संख्याओं का पूछेगा, कभी आपसे सम संख्याओं का पूछेगा। तो याद कर लो, जब भी आपसे विषम संख्याओं का पूछे, किसका पूछे? विषम संख्याओं का, तो विषम संख्या का पूछेगा तो औसत क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। और जब भी आपसे सम संख्या का पूछे, ठीक है, जब भी आपसे सम संख्या का पूछे तो n+1 हो जाएगा। ये याद रख लेना। n का मतलब होता है जितनी संख्याएं हैं, नंबर ऑफ टर्म्स, जितनी संख्याएं हैं। अगर 31 है, विषम संख्या पूछा है तो 31 ही आंसर हो जाएगा। सम संख्या पूछता तो 31 प्लस 1 कर देते, 32 आपका हो जाता। ठीक है, मैं इसको थोड़ा बहुत आपको बता भी देता हूं। जैसे स्टार्टिंग की 3-4 विषम संख्याओं का देख लेते हैं। 1 3 5 और 7 ये विषम संख्याएं आपकी, इनका औसत निकालना है। औसत क्या होता है? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो जोड़ो, 7 5 12, 12 और 3 15 और 1 16, 16 हो गया। और बटे में कितना? 4 संख्याएं हैं, 4 लिखेंगे। तो औसत कितना निकल के आ गया? 4 निकल के आ गया। तो संख्याएं भी कितनी थी? 4 ही थी। तो 4 विषम संख्याओं का औसत कितना हुआ? 4 हुआ। 3 का करके देख लो, इसको हटा देंगे तो 3 का करके देख लो। 5 और 3 8 और 1 9, 9 को 3 संख्याएं हैं, 3 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया? 3। तो 3 संख्याएं हैं तो औसत कितना आ गया? 3 ही आ गया। ऐसे सम का होगा तो n+1 होगा। एक सम का भी बता देता हूं। 2 4 6 है, तो 6 4 10 और 2 12 हो गया। 12 बटे कितना? 3, 3 चौके 12। संख्याएं कितनी थी? 3, लेकिन आया कितना? 4, क्योंकि 3 + 1 अपने को करना है, 4 हो गया। अगर ये 4 संख्याएं होती, 8 और जोड़ लेते हैं, तो 6 8 14, 14 4 18 और 2 20। 20 को 4 से भाग करेंगे, कितना आया? 5। संख्याएं कितनी? 4, औसत कितना? 5, क्योंकि n+1 होता है। समझ में आ गया? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, बार बार रिपीट होता है इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, तो ये औसत का क्वेश्चन है। अब देखो, प्रतिशत का क्वेश्चन आ गया आपका कि 2022 में शहर ए की जनसंख्या 62,500 थी। एक वर्ष के बाद ए की जनसंख्या बढ़कर 75,000 हो गई। तो जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ये अपने को बताना है। 62,500 से कितनी हो गई? 75,000 हो गई। अगर हम 75,000 में से अपनी जो 62,500 है उसको माइनस कर लेते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी जनसंख्या बढ़ी है।
तो इसको माइनस करेंगे तो 0 आ गया, इधर से 0 आ गया, इधर से 5 आ गया, 4 में से 2 गया, 2 आ गया और 1 आ गया, यानी 12,500 है वो बढ़ी है। कितने प्रतिशत बढ़ी है ये हमसे पूछा है, तो 12,500 बढ़ी है। कितने से बढ़ी है? पहले कितनी थी जनसंख्या? 62,500 थी, इससे बढ़ी है। प्रतिशत लगाना है तो 100 से गुना करना पड़ेगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो हमने काट दिया। इसको काटते हैं तो 5 पे चला जाएगा और 5 से इसको काटते हैं तो 20 पे, तो 20% जनसंख्या बढ़ी है। कितनी प्रतिशत जनसंख्या बढ़ी है? 20%। तो ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया कैसे किया? जो बढ़ी हुई जनसंख्या थी उसमें पहले वाली जनसंख्या को माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी जनसंख्या बढ़ी है। जो जनसंख्या बढ़ी होगी उसको ऊपर लिखेंगे, जितने में से बढ़ी है यानी जो हमारी शुरुआत में थी उसी में से बढ़ी होगी उसको बटे में लिखेंगे और गुना में 100 कर देंगे, तो इसी से हमारा आंसर है वो निकल के आ जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यह आपका साधारण ब्याज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है कि किसी धनराशि पर 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 350 रुपए का मासिक ब्याज अर्जित करने के लिए आवश्यक धनराशि ज्ञात कीजिए। इसका मतलब इसमें हमें मूलधन निकालना है, धनराशि निकालनी है कितनी थी। हमें धनराशि नहीं बताएगी, हमें बोला गया कि वो ब्याज पे रुपए दिए गए और 7% वार्षिक ब्याज दर है, लेकिन उसको एक महीने का 350 रुपए ब्याज मिलता है। जब एक महीने का 350 रुपए ब्याज मिलता है, एक साल में 12 महीने होते हैं तो एक साल में इतना ब्याज मिलेगा, एक साल में इतना ब्याज मिलेगा। ये किसके बराबर है? क्योंकि दर हमें दी गई है 7% की, तो इसका मतलब ये 7% के बराबर है। मान किसका निकालना है? राशि। राशि अपने आप में कितनी होती है? 100%। 7% का मान है हमारे पास, 100% का मान निकालना है, आराम से निकाल दें। 7 से काटो, 7 पंजे 35, 50 पे आ गया, 12 पंजे 60 और 60 के आगे 3 जीरो लगा दो तो 60,000 आपका आंसर हो जाएगा। कि वो धनराशि कितनी थी दोस्तों? 60,000 हो जाएगा। समझ में आया? क्योंकि एक महीने का, ये देखो एक साल का नहीं है, मासिक ब्याज अर्जित करता है, इसका मतलब है कि एक साल का ब्याज है। एक साल का ब्याज 350 है तो एक महीने का ब्याज है वो 350 है, तो एक साल का ब्याज क्या होगा? 350 गुना में 12, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। और ये बोला गया कि दर 7% है, इसका मतलब ये 7% का मान है, हमें 100% का मान निकालना है, 7 बटे में 100 गुना में करेंगे, 60,000 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे। चलो आगे अगला क्वेश्चन है आपका, बहुत अच्छा है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 132 है। यदि लाभ प्रतिशत 20% है तो विक्रय मूल्य कितना होगा? थोड़ा सा दिमाग अपने को लगाना है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर कितना दिया गया है? 132। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच के अंतर को क्या बोला जाता है? या तो लाभ या हानि। लेकिन यहां पर लाभ लिखा गया है तो इसका मतलब लाभ है। तो लाभ कितने रुपए का हो रहा है हमारे पास? ये आ गया 132 का, जो हमें दिया गया है कि 132 रुपए का लाभ हो रहा है। ठीक है, उसके बाद देखो विक्रय मूल्य कितना है अपने को बताना है। जब 132 का लाभ है और ये किसके बराबर है? 20 के बराबर, यानी कि 20% बराबर कितना है? 132। क्रय मूल्य निकालना है जो 100% होगा, तो 1 का मान निकालेंगे बटे में 20, 100% का मान निकालेंगे गुना में 100। 20 से काटो, 20 पंजे 100, 5 को इससे गुना कर लो, कितना आ गया? 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 3 15 और 1 16 और 5 और 1 6, यानी 660 रुपए क्या हो जाएगा आपका? यहां पर क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य। लेकिन क्रय मूल्य नहीं पूछा हमसे, विक्रय मूल्य पूछा है। तो अगर हमारा क्रय मूल्य 660 है, उसमें हम लाभ को जोड़ दें तो हमारा विक्रय मूल्य निकल के आ जाएगा, इधर से 2, इधर से 9 और इधर से 7। कितना हो जाएगा? ये 792 रुपए हो जाएगा। क्या समझ में आ गया कि भाई दोनों के बीच का अंतर है? लाभ क्या होता है? लाभ या हानि होती है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर। लेकिन लाभ बोला गया है तो इसका मतलब लाभ कितने का हो गया? 132 का। प्रतिशत में कितने का? 20 का बता रहा है, तो 20% का मान कितना हो गया? 132। 100% का मान निकालेंगे 660। ये हमारा क्रय मूल्य निकल के आ गया। लेकिन क्रय मूल्य नहीं पूछा, विक्रय मूल्य पूछा है।
तो क्रय मूल्य में लाभ को जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा। या आप डायरेक्ट यहां से भी कर सकते हो। कैसे कि भाई 20% का लाभ हो रहा है तो 100% क्रय मूल्य प्लस में 20% का लाभ, इसका मतलब विक्रय मूल्य कितना होगा, 120%। तो यहां से 20 बराबर कितना है आपका, 132 है, 1 बराबर इसके बटे में 20, तो यहां पर 120 का मान निकालोगे तो भी आपका सेम ही आएगा। ठीक है, क्योंकि आपका विक्रय मूल्य कितना है, 120%। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं और ये टाइम एंड वर्क का है, काम और समय का है। क्या बोला गया, Z1 Z2 और Z3 है, 100, 50 और 75 दिन में काम पूरा करते हैं। तो लिख लेते हैं, Z1 है वो 100 दिन में करता है, आपका Z2 है वो कितने दिन में करता है, 75 दिन में करता है, 50 दिन है, सॉरी, ठीक है, कितने दिन में करता है, 50 दिन में करता है। और Z3 है वो 75 दिन में। तीनों का एलसीएम निकालेंगे, 300 आ गया, इधर से काम करने की क्षमता 3, क्योंकि 300 को 100 से भाग करते हैं, 3 आ गया। 50 से करेंगे 6 आ गया, और इससे करेंगे तो कितना आ गया, 4 आ गया। अब हमसे क्या बोला गया, उन तीनों ने मिलकर काम शुरू किया, लेकिन Z2 ने काम पूरा होने से 15 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो काम कितने दिनों में पूरा हुआ ये अपने को बताना है। काम समाप्त होने से कितने दिन पहले छोड़ा, 15 दिन, और किसने छोड़ा है, Z2 ने। यानी Z2 15 दिन काम नहीं करेगा, सिर्फ Z1 और Z3 है वो काम करेंगे। एक दिन में कितना काम करते हैं, 3 ये करता है, 4 ये करता है, 7 काम करते हैं। 15 दिन में कितना काम करेंगे बताओ, 15 दिन में कितना काम करेंगे, 105 काम ये करने वाले हैं। ठीक है, कितना काम करेंगे, 105 ये काम करने वाले हैं। उसके बाद देखो क्या बोला गया, 105, टोटल काम कितना है, 300, 300 में से 105 ये काम करेंगे तो कितना बच गया आपका, 195 काम बच गया। 195 काम किसके द्वारा किया जाएगा, इन तीनों के द्वारा, क्योंकि लास्ट के 15 दिन ही तो Z2 नहीं था, बाकी टाइम तो था। तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 4, 6, 10 और 3, 13। तो 195 काम को ये 13 दिन में, एक दिन के 13 करेंगे तो कितना दिन लगेगा, 13 कम 13 कितना बच गया, अच्छा है, 13 पंजे 65, 15 दिन। 15 दिन स्टार्टिंग में किया, 15 दिन लास्ट में किया, तो कुल काम कितने दिन में होगा, 30 दिन में। गलती से 15 दिन मत कर देना। ये 15 दिन क्या होगा, किसका आंसर होगा। अगर आपसे ये पूछता कि Z2 ने कितने दिन काम किया, तो Z2 ने 15 दिन काम किया है, क्योंकि अंतिम 15 दिन में तो Z1 और Z3 ने किया है। अब टोटल काम पूछा है कि काम कितने दिनों में पूरा हुआ, तो 15 दिन Z2 और Z1 और Z3 ने किया, और 15 दिन तीनों ने किया, तो ये टोटल 30 दिन आपका यहां पे आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी टाइम एंड वर्क का ही है कि अमन एक काम 28 दिन में पूरा कर सकता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। अमन एक काम 28 दिन में कर सकता है, पूरा काम 28 दिन में कर सकता है, वह कुल काम का कितना भाग 8 दिन में पूरा करेगा। देखो कुल काम कितने दिन में करता, 28 दिन में, लेकिन काम कितने दिन किया, 8 दिन। तो बस भाग पूछा है तो भाग निकाल देंगे, 4 दूनी 8 और 4 साते 28, कितना आ जाएगा आपका, 2/7 भाग उसने काम किया है। ठीक है, समझे कि भाई 28 दिन में काम पूरा होना था, 8 दिन ही किया, तो 2/7 काम उसने किया है, तो 2/7 आपका आंसर हो जाएगा। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत कम स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चंस कर पाते हैं। इजी क्वेश्चंस है, मैंने बोला था ना कि बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं आते, इजी आते हैं, लेकिन थोड़ी सी मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि भाई आज के टाइम पे कंपटीशन बढ़ चुका है, स्टूडेंट जो मेहनत करते हैं वो बढ़ चुका है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको समझ लो। ऐसे क्वेश्चंस जब भी आएंगे आप चुटकियों में उसका आंसर निकाल दोगे। क्या है कि 4 घंटियां 6, 8, 9 और 10 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। सभी घंटियां एक ही समय पर बजती हैं, तो कितने मिनट के बाद वो पुनः एक साथ बजेंगी। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो आपको कुछ नहीं करना, जो ये समय का अंतराल दिया गया है, कितना दिया गया है,
6, 8, 9 और 10, इनका आपको एलसीएम निकालना है। और जिन स्टूडेंट को एलसीएम निकालना आता है वो इसको चुटकियों में निकाल देंगे, और जिनको नहीं आता उनके लिए 2, 4, 5 मिनट भी लग सकते हैं। अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता, मैंने बिल्कुल बेसिक से एक क्लास करवाई है, उस क्लास का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको देख लेना, उससे पढ़ लेना, उसके बाद आप भी निकालना सीख जाओगे। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 360, तो 360 सेकंड में वो दोबारा बजेंगी। यहां पर मिनट में दिया गया समय, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, 60 से भाग कर दो तो कितना हो गया, 6 मिनट में दोबारा बजेंगी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना, जो यहां पर दिया हुआ हो उसका सिर्फ एलसीएम निकालना है। निकालना आता, चुटकियों में आंसर निकलेगा। जैसे ये निकल गया कि भाई इसका वो एलसीएम हो गया 360, 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, तो 6 मिनट अपना यहां पर समय लगने वाला है, 6 मिनट का समय, क्योंकि मिनट में दिया हुआ था। कभी कभी सेकंड में लिख देगा तो डायरेक्ट 360 सेकंड आंसर हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम वाली क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताना। ये पहला प्रैक्टिस सेट था, तो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, और जो भी स्टूडेंट इस एग्जाम की तैयारी करना चाहता है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली और वीडियोज की अपडेट आपको रेगुलर मिल सके। और अपने सभी दोस्त भाई बहनों के साथ आप शेयर अपने आप ही कर दोगे, क्योंकि आप सभी चाहते हो वो आपके साथ तैयारी करें, टाइपिंग भी आपके साथ करें, पेपर की तैयारी भी, सब कुछ आपके साथ करें। तो सभी के साथ शेयर जरूर कर देना, साथ सिलेक्शन लेके, साथ ट्रेनिंग करके, साथ ज्वाइनिंग करनी है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। एलसीएम वाली क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।